सो हाय गाइस, दिस इज़ मी ध्री और मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनविंसिबल सीज़न 3 का फर्स्ट 3 एपिसोड्स। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज़ हुई है और हर एपिसोड थर्सडे को आएंगे टिल 6 मार्च और इनविंसिबल 3 के टोटल 7 एपिसोड्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एपिसोड 1 से। स्टार्टिंग में हम देखते हैं इनविंसिबल ए मार्क ग्रेसन, जो हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो लड़ रहा होता है एक जायंट मॉन्स्टर से और उसकी काफ़ी धुलाई करता भी है। बाद में हमें पता चलता है कि सीसिल स्टेडमैन, जो समझ लो मार्वल का निक फ्यूरी है, वो असल में सीसिल या मार्क की लिमिट टेस्ट कर रहा होता है और उसको ट्रेन भी कर रहा होता है। एज सीजन 2 में उसको वार्निंग मिली होती है कि काफ़ी ताकतवर लोग उसे ढूंढने के लिए आएंगे और यहाँ मार्क काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है जो अच्छे अच्छे टॉप सुपर हीरो भी ना कर पाए। और जब यहाँ ट्रेनिंग हो ही रही होती है, खबर आती है कि कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इन रियल लाइफ भी एक बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट होती है, वो चुरा रहा होता है। और यहाँ रेक्स और इनविंसिबल दोनों जाते हैं उन चोरों को पकड़ने के लिए। वहाँ वो दो चोर में से एक का नाम फाइट मास्टर होता है और दूसरे का पता नहीं। वो दो पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। इनविंसिबल और रेक्स यहाँ आके इन दोनों को काफ़ी ईजिली संभाल लेते हैं, लेकिन मल्टीपॉल केट का भाई, जिसके पास अपने कॉपी बनाने का शक्ति होती है जस्ट लाइक नारुतो शिफुडेन शैडो क्लोन जुत्सु, वो यहाँ आके रेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इतना मारता है कि वो टपक ही जाता। ये देख के इनविंसिबल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भाई मल्टीपॉल की कॉपी को चीड़ फाड़ के रख देता है। और तभी हमें पता चलता है कि मल्टीपॉल की बहन केट वहाँ आ जाती है और उन सबको शांत करवाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्क के छोटे भाई ओलिवर, जो ओमनी मैन का बेटा है और इनविंसिबल का भाई है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो होम स्कूलिंग पे होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। रे वापस आ जाती है और यहाँ पता चलता है कि इमॉर्टल और केट ने आर इंगेज नाउ। यहाँ हम देखते हैं ओलिवर की पावर अब आ चुकी है और यहाँ आप ओलिवर की मॉम और इनविंसिबल थोड़े परेशान हो और कंसर्न होते हैं, एज ओलिवर अभी छोटा है और उसे गाइड करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इनविंसिबल अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि ईव से उसे प्यार है, पर उसे नहीं पता कि वो कैसे कन्फेस करे और उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं। और यहाँ मार्क ईव से अपना लव कन्फेस कर लेता है और थोड़ी देर बाद ही स्लिप्स और बात बिगड़ जाती है। यहीं सीसिल मार्क के घर आ जाता है एज ओलिवर की पावर अब आ चुकी होती है और सीसिल को उसे ट्रेन करना होगा, लेकिन मार्क और ओलिवर की मॉम उसे मना करती है। एज ओलिवर हीरो हो या ना हो, लेकिन ही इज़ फर्स्टली अ किड। अब वो उसे एक नॉर्मल और हैप्पी चाइल्डहुड देना चाहती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि किसी ने सारे सुपर हीरोज़ को किडनैप कर लिया होता है और अब ईव और इनविंसिबल को उनको बचाना होगा। सेसिमिक, जो एक बैड गाय होता है और वो सभी सुपर हीरो को यहाँ पर किडनैप कर लेता होता है, जिसके पास अर्थ का पावर होता है। ग्राउंड में कहीं कहीं भी होल्ड कर सकता है, अर्थक्वेक ला सकता है। तो ग्राउंड में जितने भी इंसेक्ट्स या बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन सब का मालिक बन सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गार्डियंस को भी किडनैप कर लिया होता है। ईव और मार्क की लड़ाई उन जानवरों से काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर ईव थोड़ी सी वीक पड़ती है, लेकिन मार्क जैसे तैसे संभाल रहा होता है। लेकिन वक्त बीतते हुए मार्क भी थोड़ा स्लो हो जाता है, एज यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर जब सीसिल देखता है कि मार्क और ईव संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो बोलता है कि डार्क विंग और कुछ रोबोट्स भेजो। यहाँ पर ये रोबोट्स वही होते हैं जहाँ पर सीजन 2 में दिखाया जाता है कि बहुत सारे इंसानों को शिकार करके उन्हें ये रोबोट्स बना दिया जाता है। फाइट्स खत्म हो जाती है तो मार्क यहाँ पर ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और नाइटविंग पे थोड़ा सा एक हमला कर देता है। यहाँ पर बोलता है कि नाइटविंग क्रिमिनल है। यहाँ पर ये सब जो भी है उनको ये रोबोट्स को बनाने वाले भी एक क्रिमिनल ही है। यहाँ पर कुछ लोग उनका साथ देते हैं और कुछ लोग उनका साथ नहीं देते हैं। यहाँ पर मार्क इसीलिए थोड़ा सा परेशान होके यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मार्क सीधा उड़ के सीसिल के रूम में आ जाता है। नाइटविंग और सिंक्लेयर उनके साथ काम क्यों कर रहे हैं, एज
एज ये दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल है और माँ को ये दोनों चोट पहुंचाना चाहते थे। तो यहाँ पर ही मार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो सीसिल को बोलता है कि क्यों तुम इनके साथ काम कर रहे हो। और यहाँ पर ही मार्क और सीसिल एक दूसरे से झगड़ते हुए एक वाइट रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर ही मार्क बोलता है कि ये वाइट रूम क्या है। यहाँ पर ही सीसिल बताता है कि ये वाइट रूम में सीसिल थोड़ा सेफ महसूस करता है, क्योंकि ऐस यहाँ पर ही सिंक्लेयर के बहुत ही ज्यादा बनाए हुए रोबोट्स होते हैं। यहाँ पर हम स्टोरी देखते हैं दूसरे टाइमलाइन पे, जहाँ पर एक आदमी एक शायद कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो जाता है एक स्टोर पे और वहाँ की क्लर्क काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इंडियन टाइप की नमस्ते बोलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एज वो अपना हथियार लेके अंदर ही जा ही रहा होता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा लॉकर टाइप को कुछ होता है, और वहीं पर ही उसके पीछे एक विलन लड़की आ जाती है और वो विलन लड़की काफ़ी ज़्यादा उस इंसान को मारती है। लेकिन बाद में यहीं पर ही हमें बात फाइट होते होते हमें पता चलता है वो बॉक्स के अंदर दो ग्रीन गैस के कुछ है, जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। एज वो ग्रीन गैस इन रियल लाइफ पूरा पिघला देती है, पूरी स्किन निकाल देती है, अब इंसान का पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब वो जैसे न तैसे उस लड़की के ऊपर थोड़ा सा हावी हो ही जाता है, लेकिन यहीं पर हावी होते हुए एक विलन लड़का आ जाता है। अब वो फिर से उसी सेल के साथ लड़ाई करता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि वो दोनों जो ही विलन होते हैं वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि एज वो गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपना बैकअप भी बुला लिया होता है। और यहीं पर ही वो दो विलन वो ग्रीन चेम्बर का गैस ओपन कर देते हैं और खुद एक दूसरे के साथ मिल के सरेंडर कर देते हैं उस गैस पे। गवर्नमेंट एजेंट जैसे न तैसे करके वो ग्रीन गैस को थोड़ा सा सिक्योर करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन यही उस ग्रीन गैस को संभालने के चक्कर में उसकी खुद की हालत पूरी स्किन उतर जाती है और जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि वो जो गवर्नमेंट एजेंट होता है वही सीसिल है। तो यहाँ पर ही हम सीसिल की बैक स्टोरी देख रहे होते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है कि सीसिल की जो भी स्किन अभी चढ़ रही होती है वो मैन मेड आर्टिफिशियल स्किन है। असल में सीसिल की स्किन पूरी पिघल गई होती है और सीसिल की फेस में जो स्किन का हल्का सा दाग है वही बस उसका लास्ट रियल स्किन बचा हुआ है। तो वो उसे संभाल के रखता है, क्योंकि वो उसे समझा के रखता है कि ग्रीन गैस वाली गलती फिर से कभी ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाद में एक सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर सीसिल और उसके बॉस के ऊपर हमला हो जाता है, सुपर विलेंस के ऊपर। और यहीं पर ही वो उनसे बचते बचाते वही दो विलेन जो ग्रीन गैस में एक शहीद होने जा रहे थे वही दो उनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर सीसिल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो यही दो बंदे ने सीसिल की लाइफ झंड कर दिया था। और यहाँ पर सीसिल अपने बॉस से पूछता है कि ये दो कौन है, तो उसके बॉस बोलता है कि ये दो वही है जिसे ग्रीन गैस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, ये इनको मैंने हेल्प किया है टू रिकवर और ये अब अच्छे विलन्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सीसिल काफ़ी ज़्यादा नहीं मानता है जैसे न तैसे, और वो दो विलन्स दूसरे विलन्स को मार ही देते हैं। लेकिन फिर भी जब सीसिल बोलता है कि मैं नहीं सहूँगा, और सीसिल लास्ट में ही वो दो जो विलन्स होते हैं जो अच्छे बन चुके हैं अभी, लेकिन हमें पता रियली में नहीं है कि वो अच्छा है कि भी नहीं, वो दोनों को मार देता है। और सीसिल यही मारने के चक्कर में वो फिर से जेल चला जाता है। इस जेल में जहाँ पर सीसिल को ले जाया होता है, यहाँ पर सीसिल काफ़ी ज़्यादा ऐसे विलन्स है जो जेल में है सिर्फ सीसिल की वजह से। तो सीसिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेन टारगेट होता है। यहाँ पर सीसिल को एक काफ़ी ज़्यादा बड़े मोटे मॉन्स्टर के पास उसका सेलमेट बना के रख दिया जाता है। लेकिन एज सीसिल खुद एक काफ़ी ज़्यादा एक लीडर टाइप का इंसान है और काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड है, पूरी जेल को संभाल के रखता है। यहाँ पर एंड में हम देखते हैं कि वो जो बड़ा मोटा मॉन्स्टर होता है वो अब सीसिल के लिए काम करता है और सीसिल एज इस जेल का अब बॉस हो चुका है। और यहीं पर ही सीसिल का बॉस आता है एंड में यहाँ पर ही उससे बोलने के लिए कि वो अब उसका बॉस मेन जो बॉस है वो अब कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में जा रहा है, तो अब उसे
सीसिल को उसे उसकी प्लेस लेनी पड़ेगी, उसका पोजीशन लेना पड़ेगा। और यहीं पर सीसिल बोलता है कि नहीं, मैं नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पर ये पोजीशन। तो सीसिल को बोलता है देखो तुम अच्छे लीडर हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और यहीं पर ही एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जाती है, आइदर वी कैन बी द गुड गाइज और वी कैन बी द पर्सन हु सेव्स द वर्ल्ड। और यहीं पर दूसरे सीन शिफ्ट होता है वो वाइट रूम पे, जहाँ पर सीसिल और मार्क एक दूसरे के साथ बंद होते हैं। यहीं पर बात होते होते मार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीसिल ने उसका खुद का भरोसा तोड़ा है नाइटविंग को और सिंक्लेयर को एक काम करवाते हुए। और यहीं पर ही जितने भी सिंक्लेयर के रोबोट्स होते हैं, सिंक्लेयर के रोबोट्स मार्क पे हमला कर देते हैं और मार्क यहाँ पर ही उन सभी रोबोट्स को काफ़ी ज़्यादा चीड़-फाड़ करके रख देता है। और सीसिल यहीं पर ही गुस्सा हो जाता है। सीसिल यहाँ पर ही बोलता है कि देखो मार्क, मुझे फोर्स मत करो मेरा ट्रम्प कार्ड यूज़ करने पे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क जब काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था तो सीसिल ने उसके ब्रेन के अंदर एक ऐसा साउंड चिप करवा दिया था कि वो साउंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज करे इनविंसिबल को। और यहीं पर ये वो उसका ट्रम्प कार्ड होता है और वो यहाँ पर ही वो साउंड एक्टिवेट कर देता है, जिससे मार्क काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। और यहीं पर ही ये चीज़ होते होते मार्क से सहन नहीं होती है ये साउंड का दर्द और वो वहाँ से उड़ कर चला जाता है। यहीं पर वो उड़ के चाहता ही होता है, लेकिन सीसिल ठीक उसका पीछा करता है। सीसिल को उसे काबू करके रखना होगा क्योंकि मार्क ही इज़ वेरी डेंजरस इफ़ ही इज़ अनकंट्रोलेबल। और यहीं पर ही मार्क उड़ते उड़ते गार्डियंस के रूम में गार्डियंस के हेडक्वार्टर में चला जाता है। यहाँ पर ही मार्क सबको बताता है कि सीसिल कैसे क्रिमिनल्स को अपने अंडर लेके उनसे काम करवा रहा होता है। और यहाँ पर ही कुछ गार्डियंस उस मार्क के साइड होते हैं और कुछ गार्डियंस मार्क के साइड नहीं होके सीसिल के साइड होते हैं। यहीं पर ही देखते हैं कि हम सीसिल भी आ जाता है गार्डियंस के हेडक्वार्टर में सिंक्लेयर के रोबोट के साथ। और सिंक्लेयर का रोबोट आ जाता है मार्क को कंटेन करने के लिए, लेकिन यहीं पर ही मार्क काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। अब वो खुद अकेले ही सभी सिंक्लेयर रोबोट्स को चीड़ फाड़ के रख देता है और काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हो जाता है। यहाँ पर ही कुछ गार्डियंस मार्क के साथ होते हैं और यहाँ पर कुछ गार्डियंस ऐसे होते हैं जो उस मार्क के साथ नहीं होते हैं। और यहीं पर ही जब सबको पता चल जाता है कि सीसिल ही इज़ यूजिंग क्रिमिनल्स फॉर हिज वर्क टू, तो रेक्स सोचता है कि उसकी अगर मार्क के साथ हो रहा है, अगर मार्क के ऊपर भी एक साउंड चिप लगा दिया जाता हो तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। और इसीलिए काफ़ी गार्डियंस को ही छोड़कर चले आते हैं अपना एक न्यू टीम बनाने। और यहीं पर ही मार्क सीसिल को चेतावनी देता है कि वो अगर उसके फैमिली के आसपास भी भटका तो वो सीसिल को मार देगा। और यहाँ पर ही शिफ्ट होता है लाइन और मार्क यहाँ पर घर पे आ जाता है। यहाँ पे घर पे उसकी मॉम ईव और उसका छोटा भाई ओलिवर होता है। बस यहाँ पर यही बात होती है कि सीसिल का सब एक नंबर का बड़ा धोखाबाज निकला, वो अब क्या क्या करेंगे। यहाँ पर ओलिवर ये काफ़ी ज़्यादा नटखट होता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। एज़ ये एक छोटा बच्चा है और इसके पास पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। और तुम्हें पता है छोटे बच्चे कैसे होते हैं, एज़ वो उन पे कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, तो वो जैसा सोचते हैं वो वैसा ही करते हैं। इसीलिए ये बच्चा भी सोचता है कि इसे भी अब सिर्फ सबको ख़त्म ही करना होता है। लेकिन यहाँ पर ही एक पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी काम आती है। और यहाँ पर ओलिवर की मॉम और इनविंसिबल की मॉम उसे संभाल के रखती है। और यहीं पर ही हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ईव और इनविंसिबल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और जैसे न तैसे इनविंसिबल फिर से कन्फेस करता है कि उसकी फीलिंग्स अच्छी है, और वो कुछ गलत नहीं मानता था। लेकिन यहाँ पर ईव बोलती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए और वो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं इनविंसिबल की मॉम यहाँ पर एक न्यू इंसान को डेट कर रही होती है और वो एक अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सीसिल न्यू गार्डियंस बनाने के ट्रैक में है, क्योंकि एज गार्डियन अब एक छोटा सा ग्रुप बन चुका है। यहीं पे सीन शिफ्ट होते हुए हमें सीसिल की यंग एज दिखाई जाती है जब वो न्यू डायरेक्टर बना था।
और ये जब न्यू डायरेक्टर बना था तभी ओमनी मैन आया था अर्थ के पास, और तब सीसल ही वो इंसान था जो ओमनी मैन से सबसे पहले बात किया था और ओमनी मैन को मनाया था। लेकिन एज सीसल एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आदमी होता है, ओमनी मैन कहता है सीसल को कि वो अर्थ पे आया है अर्थ की देखभाल और सेवा करने के लिए। लेकिन सीसल को पता है कि वो एलियन हो, ये अर्थ हो या कुछ भी हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी कोई भी बिना फ़ायदा का कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए सीसल को लगता है कि ये ओमनी मैन झूठ बोल रहा है। लेकिन ओमनी मैन बोलता है कि ये झूठ बोल रहा ना हो, लेकिन ये अर्थ के लिए फिर भी फ़ायदा करेगा। और यहीं पर ही फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, और यहीं पर ही सीसल के आदमी बोलते हैं कि इनविंसिबल का क्या करना है। तो वो बोलता है कि इनविंसिबल को जाने दो, क्योंकि एज ही मेन डायलॉग फिर से बोलता है सीसल अपने मेन बॉस का, आइदर वी कैन बी अ गुड पर्सन और वी कैन बी द पर्सन हु सेव्स द वर्ल्ड। यहाँ पर ये हम ब्रिज में देखते हैं मार्क को बैठे हुए, और यहाँ पर ही मार्क बैठते बैठे ईव भी आ जाती है। यहीं पर ईव आके बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, और वो एक दूसरे बस बात करते रहते हैं। यहीं बात करते करते मार्क बोलता है कि देखो, मेरा कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था, मैं काफ़ी सच्चा दिल से जो भी क्या कन्फेस किया। तो यहाँ पर ईव थोड़ा सा अपना टाइम लेती है, और जैसे न तैसे वो बोलती है ओके आई ऑल्सो लाइक यू एंड और वो एक दूसरे के साथ डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है दो सुपर विलन की स्टोरी से। यहाँ एक चीज़ काफ़ी अच्छी दिखाई जाती है कि यहाँ पर स्टार्टिंग से एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में कोई भी डायलॉग्स कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ म्यूज़िक होते हैं और तुम्हें स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे दिखाया जाता है कि स्टोरी टेलिंग का पावर कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है। सिर्फ तुम्हें एक्शन चाहिए और म्यूज़िक चाहिए, व्यूअर्स का अटेंशन ऐसे ही ग्रैब हो जाता है और व्यूअर्स सक्ड इन हो जाते हैं इन स्टोरी। तो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि दो सुपर विलेंस की बात होती है। वो यहाँ पर ही आते हैं बैंक लूटने। यहाँ पर ही वो जब बैंक लूटते ही रहते हैं तो यहाँ पर ही एक सुपर विलन दिखता है एक माँ और बच्ची को अपने साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं। तो वो विलेंस उनको थोड़ा सा तसल्ली देता है कि वी आर नॉट गोइंग टू हार्म यू, वी आर जस्ट हियर फॉर द मनी। और यहीं पर ही हम देखते हैं कि सुपर हीरोज़ आ जाते हैं फाइट करने के लिए, इनविंसिबल भी आ जाता है। यहीं पर ही फिर से हम थोड़े से बैक स्टोरी में जाते हैं ये दो सुपर विलेंस के, और हम देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। असल में ये दोनों एक कपल होते हैं, लेकिन ऐसे इनके पास कुछ भी पैसा या आमदनी का कोई सोर्स नहीं होता है, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो भी रेंट वेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यू हो जाता है। तो वो यहाँ पर ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। यहीं पर ही वो लड़ने के बाद एक बार एक सुपर विलन यहाँ पर ही देख रहा होता है, तो एक दुकान पे कहीं पर जॉब अप्लाई कर देता है एज वहाँ पर जॉब की ज़रूरत होती है। अब वो एक कहीं पर खाना बनाने की जॉब में चल जाते हैं, और अब जब वो खाना बना रहे होते हैं तो वो लाइफ अब थोड़ी सुधर रही होती है, पैसा इस हल्का फुल्का कमिंग इन देयर लाइफ, और अब थोड़ा सब कुछ ठीक है, रेंट भी पे हो रहा है और सब कुछ ठीक होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन यही है ना कि लाइफ कभी भी अच्छी रहती नहीं है। यहीं पर वो काम करते करते थोड़ा सा यहाँ पर ही बाती हो जाती है मेन मैनेजर से, और यहाँ पर ही उनको काम से निकाल दिया जाता है। काम से निकालने के बाद उनको अब पैसे की ज़रूरत होती है। एक आइडिया देता है कि हमें बैंक पे चोरी करनी चाहिए, लेकिन दूसरा बोलता है कि नहीं, ये गलत काम होता है। अब वो काफ़ी एक दूसरे के साथ यहाँ पर सोच ही रहे थे कि क्या करना क्या है। फिर उसी के बाद हमें दिखाई दिया जाता है कि पैसा अब नहीं आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा रेंट फिर से ड्यू हो चुका है। जो घर पे ये रह रहे होते हैं वहाँ से इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, और ये सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं। अब जब बारिश में ये सब कुछ कोई सह रहा होता है तो क्या अच्छा क्या गलत, और वो यहाँ पर ही बैंक को लूटने का प्लान बना ही रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर ही बैंक आ जाते हैं लूटने के लिए, और यहीं पर वो देख रहे होते हैं एज ये सुपर विलेंस की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी दूसरों को हर्ट करने के लिए, ये तो खुद हर्ट होते हैं, इसीलिए एक बुरा काम करने आते हैं। और ये जब यहाँ पर बैंक में लूट ही रहे होते हैं तो इनविंसिबल आ जाता है, इनको और काफ़ी ज़्यादा मारता है,
और यहीं पर ये दो सुपर विलेंस की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि हर सुपर विलन विलन नहीं होता है और हर हीरो हीरो नहीं होता है। बस ऊपर पे जो दिखाया जाता है उनसे ही हम मान लेते हैं कि क्या वाइट है और क्या ब्लैक। सुपर विलेन से लड़ते हुए यहाँ पर विलन मार्क का छोटा भाई ओलिवर भी आ गया होता है। यहाँ पर ओलिवर भी ये दो विलेन से लड़ता है, लेकिन एज ओलिवर एक छोटा बच्चा है तो ओलिवर को ये सुपर विलेंस मारते नहीं है, क्योंकि ये सुपर विलेंस ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, ये दिल के तो अच्छे ही है, बस इनका काम थोड़ा सा मजबूरी का है। तो यहीं पर ही ये जब सुपर विलेंस को ख़त्म कर देते हैं तो मार्क और ओलिवर चला जाता है। एज मार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ओलिवर एक सुपर हीरो हो ना हो, वो अभी एक छोटा बच्चा है एंड ही इज़ नॉट रेडी फॉर दिस वर्क। यहीं पर ही उसकी मॉम भी उससे काफ़ी ज़्यादा अग्री करती है और मार्क के छोटे भाई ओलिवर को बोलती है कि घर में पावर यूज़ नहीं करना है, ना ही उड़ना है, ना कुछ करना है, और उसे ऊपर भेज देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईव अब एक थोड़ी सी अपने करियर पाथ को चूज़ करने की वजह से वो यहाँ पर ही पार्ट टाइम आर्किटेक्चर क्लासेस लेती है। यहीं पर ही आर्किटेक्चर क्लासेस लेते हुए वो यहाँ पर ही मार्क की एक्स से मिलती है और यहीं पर ही मार्क के एक्स और ईव बात कर रहे होते एक कॉफ़ी रूम पे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क की एक्स, जिसने मार्क को छोड़कर चला गया है, अब वो भी किसी और को डेट कर रही होती है एंड एवरीवन इज़ लिविंग देयर ओन लाइफ एंड हैप्पीली, जो अच्छी बात होती है। और यहाँ पर ही हम देखते हैं जो मेन गार्डियंस को छोड़ के आ चुके हैं, वो अपना एक अलग सा हेडक्वार्टर बनाते हैं और ये हेडक्वार्टर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहीं पर हमें रेक्स और रे की थोड़ी सी बैक स्टोरी पता चलती है। एज रे जब छोटी थी तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी थे वो काफ़ी ज़्यादा होप कर रहे थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि रे एक सुपर हीरो है तो वो बचपन से ही हर एक काम कर रही होती है, जिसका वजह से उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। और यहाँ पर रेक्स बोल रहा होता है कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्होंने उसे बेच दिया गवर्नमेंट को, वो भी चिंदी कौड़ी में। और यहाँ पर ही वो जो गवर्नमेंट होती है वो रेक्स के चीड़ फाड़ करके उल्टा फुल्टा की है उसके बॉडी के साथ, जहाँ पर ही वही दो सोचते हैं कि हमारा चाइल्डहुड तो चला गया, हमसे छीन लिया गया, विच मेक्स देम इक्वल। और यहाँ पर ही बस एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहीं पर ही हम देखते हैं जो न्यू बेस बना है अभी गार्डन का, वहाँ पर ईव आ जाती है और यहाँ पर बातचीत चल रही होती है। यहाँ पर मिस्टर लियू अब वो बोलते हैं यहाँ पर ही कि उनका असैसिन एक जेल में बंद है और उसे इसको छुड़वाना होगा, लेकिन ये इंसान मानता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे न तैसे मिस्टर लियू की बात माननी होती है, क्योंकि मिस्टर लियू द ऑर्डर के मेंबर होते हैं और यहाँ पर ही द ऑर्डर कोई बहुत ही बड़ा मतलब संगठन है जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, मार्क और ओलिवर उड़ने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर ही उड़ते उड़ते यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ही दो में सुपर विलन्स होते हैं बदमाशी कर रहे होते हैं। मार्क के साथ यहीं पर ही ओलिवर आ जाता है, लेकिन फिर भी मार्क ने ओलिवर को काफ़ी ज़्यादा मना कर दिया होता है उसके साथ नहीं आने को। लेकिन फिर भी एज ओलिवर एक छोटा बच्चा ही है और वो चाहता है कि वो अपना सुपर हीरो पावर यूज़ करे और प्रूफ करे अपने भाई को कि दैट ही इज़ केपेबल टू। तो वो उसके साथ चले जाता है। यहीं पर ही लड़ाई होती है सुपर विलेंस और मार्क और ओलिवर पे, और यहीं पर ही ओलिवर को काफ़ी ज़्यादा लग जाती होती है। और यहीं पर दूसरा सीन शिफ्ट होता है और यहीं पर ही हम देख रहे होते हैं मार्क की मॉम जो जिस गाय को डेट कर रही होती है वो उसके साथ यहाँ पर डेट पे आई होती है। उसकी मॉम सोचती है कि इस इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए और वो सब कुछ बता देती है ओमनी मैन के बारे, ओलिवर के बारे और इनविंसिबल के बारे। और यहीं पर वो गाय थोड़ा सा इंटीमेट हो जाता है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है एंड ऑफ द नाइट। यहीं पर ईव अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। एज ईव के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा डरे हुए होते हैं ईव की पावर को लेके, जो सीज़न 2 में हमें दिखाया जाता है। तो यहीं पर ईव बोलती है अपने पेरेंट्स को कि एज वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बिना रहे। तो वो यहाँ पर एक अल्टीमेटम देती है
कि वो घर पे अपने पावर यूज़ नहीं करेगी, लेकिन वो अपना पावर बाहर ज़रूर यूज़ करेगी और इंसानों की हेल्प करेगी, क्योंकि एज़ उसकी जो पावर्स होती है वो खुद की उसकी आइडेंटिटी है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहती है। बस यही डील होती है कि वो घर पे अपनी पावर यूज़ नहीं करेगी कभी भी, और लेकिन वो बाहर पे अपने पावर ज़रूर यूज़ करेगी। और यहीं पर उसके पेरेंट्स थोड़े पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। और यहीं पर ही मार्क की मॉम उसके अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही होती है, और यहीं पर ही मार्क और ओलिवर आ जाता है, जहाँ पर ही मार्क और ओलिवर को पता चलता है कि उसकी मॉम की न्यू बॉयफ्रेंड को उनकी आइडेंटिटी पता है, जो मार्क को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बिना पूछे हुए उसकी आइडेंटिटी बता दी किसी और को। और यहीं पर ही ईव समझाती है कि वो भी उसकी मॉम को भी थोड़ा सा कुछ न्यू चाहिए उसके लाइफ में, क्योंकि अगर मार्क ने अपना एक डैड खोया है तो उसकी मॉम ने अपना एक हस्बैंड भी खोया है। इसकी वजह से उनको थोड़ी एक नॉर्मल लाइफ की भी ज़रूरत है। और यहीं पर ही मार्क को समझाते हुए यहाँ पर ही ईव यहाँ पर ही मार्क को सब कुछ समझा रही होती है और संभाल रही होती है, जिसकी वजह से मार्क बोलता है कि ही इज़ वेरी लकी इन हिज लाइफ। और बस यहीं पर ही ये सीन ख़त्म होती है। दूसरा सीन स्टार्ट होता है और यहाँ पर ही हम दूसरा सीन देखते हैं। दो पुलिस ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर ही द मॉल्स ब्रदर आके यहाँ पर तहलका मचा दिए थे अगली बार। और यहीं पर ही एक इंसान बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, सी द सेफेस्ट वे इन अ लाइटनिंग इज़ वेयर द लाइटनिंग है ऑलरेडी स्ट्रक। इसका मतलब ये होता है कि बिजली जहाँ पर गिर जाती है वही प्लेस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बिजली एक दो बार एक जगह नहीं गिरती है। लेकिन यहीं पर ही मॉलस ब्रदर फिर से वही प्लेस पे आ जाते हैं और यहाँ पर ही वो दो सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और काफ़ी हीरोज़ पे भी हमला कर देते हैं। एज मॉलस ब्रदर्स का यहाँ पर ही गोल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से कुछ चुराना। और यहीं पर ही द गार्डियंस आ जाते हैं। द गार्डियंस यहाँ पर आके लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन द मॉलस ब्रदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं उन पे। यही न्यूज़ टीवी पे दिखाया जाता होता है। अब मार्क बोलता है कि उसे जाना होगा उनकी हेल्प करने के लिए। वो सीसी के लिए काम तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसका काम तो है ही लोगों को बचाना, तो वो लोगों को ज़रूर बचाएगा। और यहीं पर मार्क चले जाता है बचाने के लिए। यहीं पर ही मार्क लड़ रहे होता है मॉलस ब्रदर से, और यहीं पर ओलिवर देख रहा होता है टीवी, क्योंकि उसका भाई अकेला लड़ रहा है। ओलिवर सोचता है कि उसका भाई को उसकी हेल्प चाहिए। उसकी मॉम उसे जीतना भी मना कर रही होती है, लेकिन ओलिवर एज एक छोटा सुपर हीरो है, तो वो उड़ कर चला जाता है अपने भाई की हेल्प करने के लिए। एज यहाँ पर ही या मार्क लड़ रहा होता है। यहाँ पर ही एक बात तुम्हें समझनी होगी, यहाँ पर ही मार्क और ओलिवर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मॉलस ब्रदर्स से। अगर मार्क चाहे तो अपना एक पंच से मॉलस ब्रदर्स का चीड़ फाड़ करके रख दे, लेकिन एज मार्क एक अच्छा इंसान है, वो नहीं चाहते, वो समझ लो एक टाइप का बैटमैन ही है। वो मार किसी को भी सकता है एक सेकंड के अंदर, लेकिन वो उसकी ह्यूमैनिटी है जो उसे रोक के रखती है। और वो जो सुपर विलन्स होते हैं उन्हें जान से नहीं मारता है, उन्हें सिर्फ इतना मारता है कि वो सुधर जाए। और यहीं पर ही लड़ाई हो रही होती है, तो वहीं पर जो मॉलस ब्रदर होते हैं वो न्यूक लॉन्च कर देते हैं। तो ये न्यूक का जो मिसाइल होता है वो उड़ रहा होता है, जिसे देखना ज़रूर पड़ेगा मार्क को। और मार्क यहाँ पर ओलिवर को बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम मॉलस ब्रदर्स को संभाल नहीं पाओगे। और यहीं पर ही मार्क वो मिसाइल को लिए चला जाता है मिसाइल को संभालने के लिए, और यहीं पर ही ओलिवर अकेला होता है। यहाँ पर ही मॉलस ब्रदर बोल रहे होते हैं ओलिवर को कि बच्चे तुम चले जाओ, लेकिन यहाँ ओलिवर बोल रहा होता है कि तुम दोनों अब चले जाओगे इस दुनिया से। और यहीं पर ही हम देखते हैं कि ओलिवर काफ़ी ज़्यादा ब्लडी होके मॉलस ब्रदर के अंदर घुस के उनका चीड़ फाड़ करके रख देता है। और यहाँ पर ही जब एक मॉलस ब्रदर की कहानी ख़त्म हो गई होती है, तो दूसरा मॉलस ब्रदर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ओलिवर को देख के, और यहाँ पर ओलिवर का रंग पूरा रेड हो जाता है। दूसरा ब्रदर होता है वो हार मान लेता है, लेकिन फिर भी ओलिवर उसको बख्शता नहीं है। और यहीं पर ही इमॉर्टल उसे देख लेता है। एक ऐसे छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी से किसी को मारते हुए देख वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर ही मार्क उस मिसाइल को संभाल लेता है, लेकिन यहीं पर ही सिसिल भी आ जाता है जहाँ पर ये कांड हुआ है।
यहाँ पर ही सीसल को देख के मार्क का दिमाग घूम जाता है और मार्क उसे गलत धर के उसे उड़ा के ले जाता है। बोलता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अगर तुमने कभी भी मेरे फैमिली के पास आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सीसल बोलता है कि देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया है। और वो उसका भाई को देखता है पूरा रेड, तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा ये क्या हुआ है। तो उसके भाई को वो आसमान में उड़ा के लेके जाता है और बोलता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका भाई बोलता है कि ये तो गंदे आदमी है, गंदे आदमी को मारना ही इज़ द बेस्ट वे। और यहीं पर यही बात सुन के उसे अपने डैड ओमनी मैन की याद आ जाती है कि ओमनी मैन भी ऐसा ही सोचता था। और यहीं पर ही मार्क बोलता है कि हमारे पास पावर ज़रूर है, इंसान बैड गाइज भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम सबको मारते हुए चले, एज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। यहीं पर अब मार्क को समझ में आ रही होती है कि बच्चा संभालना, बच्चे को बड़ा करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ओलिवर की मॉम ओलिवर को समझा रही होती है कि इस लाइफ इज़ रियली वेरी प्रीशियस। कोई वो ओलिवर किसी की लाइफ ले रहा होता है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो ओलिवर की मॉम की भी लाइफ ले, लेकिन ओलिवर बोलता है कि नहीं मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। तो यही फिर उसकी मॉम यही समझाती है कि एज उसकी मॉम की लाइफ किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन सुपर विलन्स की भी कोई फैमिली फ्रेंड ज़रूर होंगे, तो उनकी भी लाइफ किसी के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगी। और यहीं पर ओलिवर समझता है लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज़ को कि नॉट एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे। यहीं पर ही हम देख रहे होते हैं कि एक कैमरा छोटी छुपे मार्क को देख रहा होता है और मार्क उस कैमरे को धर लेता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि एंगस्टन अभी भी ज़िंदा है और यहीं पर एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। एज एपिसोड 1 2 3 अभी तक ख़त्म हो चुकी है। एपिसोड 4 अब शायद डायरेक्ट अब थर्सडे को आएगा। मैं ये तो वीडियो शायद संडे को बना रहा हूँ, तो अब जो वीडियो आएगी वो शायद हर एक एपिसोड पे आएगी। मैंने ये वीडियो पे पूरा 3 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये वीडियो शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा अभी तक। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे ये वीडियो और बड़ा नहीं करना है। एंड थैंक यू, देखते रहो 3 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।